डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अफसल। आज हम अपने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो है चैप्टर 10। 9 चैप्टर आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके थे। अब ये उसका नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि चैप्टर 10 है। नाम है उसका गैसियस एक्सचेंज। बेटा, चैप्टर 10 डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा और उसकी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कैसे होगी। चलिए डिस्कस करते हैं। बेटा, जानते हैं कि बायोलॉजी का पैटर्न है, उसके मुताबिक आपका बायो का पेपर 60 मार्क्स का होगा, जिसका टोटल टाइम पीरियड जो है आपको 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे दिए जाएंगे। और 2 घंटों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक अच्छे स्टूडेंट को पेपर अटेम्प्ट करने से पहले टाइम मैनेजमेंट सीखनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के बगैर आप पेपर को पूरे टाइम पे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और उसके लिए जो आपके MCQs का जो टाइम पीरियड है बेटा, वो है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के अंदर आपको 10 MCQs करने हैं। उसके अलावा 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको 45 मिनट्स में करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मिनट में आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तभी आप इक्वली 45 मिनट्स में 15 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये कैसे मुमकिन है? ये आपकी बार रिटन प्रैक्टिस से ही मुमकिन है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बार बार जो क्वेश्चन याद करते हैं उनको आप लिखा करें, ताकि आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट का अंदाज़ा हो सके। उसके अलावा फिर आपके टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। एक्चुअली 4 लॉन्ग क्वेश्चन कैसे होंगे, आपको पता है कि सिलेबस में आपको हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, A और B। इस लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं 6, और 6 में से आपको 4 करने होते हैं। और अगर उसी पेपर के हिसाब से देखते हैं तो आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 करने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। इस लिहाज से 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम पीरियड होता है 1 आवर यानी कि 1 घंटा। उसी 1 घंटे के अंदर आपके पास हर लॉन्ग क्वेश्चन को मिलते हैं टोटल 15 मिनट्स। और इसी 15 मिनट्स के अंदर आपने बायोलॉजी का पेपर, जिसकी थ्योरी भी लिखनी होती है, अगर उस क्वेश्चन की कोई डायग्राम है तो डायग्राम को भी आपको लिखना होगा। और पेपर को मुकम्मल ध्यान से, तसल्ली से आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। याद रहे कि एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो पेपर अटेम्प्टेशन के अंदर अपना टाइम मैनेज करना जानता हो। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते तो डेफिनेटली आप पेपर को अधूरा छोड़ देंगे। अगर आप पेपर टाइम से पहले कर बैठते हैं, कि अगर आप ये समझते हैं कि मैंने पेपर को 2 घंटे का पेपर है और मैंने उसको 1 घंटा 40 मिनट या 1.5 घंटे में अटेम्प्ट कर लिए, तो अब ये याद रखें आपने ज़रूर उस पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा मिस किया है, ज़रूर कुछ ना कुछ स्किप किया है। तो लिहाजा टाइम मैनेजमेंट सीखना, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर 10 है। नाम है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज चैप्टर के अंदर हम ये जानते हैं कि हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स किस तरह से गैस एक्सचेंज करते हैं, एनिमल किस तरह गैस एक्सचेंज करते हैं। मतलब हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले गैसेस के तबादले को डिस्कस करेंगे। गैसेस के तबादले के अंदर आप एक वर्ड जानते हैं जिसको नाम दिया जाता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग कहते हैं सांस लेने के अमल को ब्रीथिंग कहा जाता है। और दूसरा वर्ड आपने पढ़ा है रिस्पायरेशन। आम वर्ड में लोग रिस्पायरेशन को भी ब्रीथिंग ही समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में दोनों में काम और फंक्शन, यानी कि फंक्शन और डेफिनेशन के लिहाज से दोनों में तजाद है। कैसे? ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस in which organisms take air for getting oxygen and remove air for removing of carbon dioxide। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हवा को इनटेक करते हैं ताकि उससे ऑक्सीजन हासिल कर सकें, और हवा को बाहर रिमूव करते हैं ताकि उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बेटा, आप जानते हैं कि हवा से हम ऑक्सीजन अंदर लेकर गए, उस ऑक्सीजन ने बॉडी में जाकर क्या रोल प्ले किया, उसने क्या काम किया, हमने उसको डिस्कस नहीं किया ब्रीथिंग के अंदर। बट रिस्पायरेशन में हम डिस्कस करते हैं उन तमाम फंक्शंस को, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इनहेल की जाती है, वो ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज के CH बॉन्ड को तोड़ती है और उसे एनर्जी बनती है किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। उसको हम नाम देते हैं रिस्पायरेशन का। और अगर ये रिस्पायरेशन आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में सेलुलर लेवल पे होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। एक इसकी डेफिनेशन भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा हाईलाइट कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका। उसके बाद रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग का डिफरेंस भी बाज़ औक़ात एग्जाम में पूछा जाता है। डिफरेंस आप जानते हैं कि रिस्पायरेशन एक
जो है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीथिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है और मैकेनिकल प्रोसेस है। रिस्पायरेशन में एनर्जी जो है वो पैदा की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जबकि ब्रीथिंग के अंदर एनर्जी यूज भी कंज्यूम भी होती है, एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है। इसके अलावा रिस्पायरेशन जो है यानी सेलुलर रिस्पायरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है। यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन नहीं की जाती, बल्कि उसके बाद ब्रीथिंग के बाद जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा, तो इसका डिफरेंस भी आप लाजमी देखिएगा। अब बात करते हैं कि ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन का ये जो प्रोसेस है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, कॉमनली दोनों प्रोसेस क्या कहलाएंगे, गैसेज एक्सचेंज कहलाएंगे। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, दैट इज व्हाट हाउ गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट्स। गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट्स, ये प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, लेकिन इसको समझने के लिए ये याद रहे कि प्लांट्स के पास कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता जिसके ज़रिए से वो गैसेस का इखराज कर सकें। उनमें कोई प्रॉपर से स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते, लाइक लंग्स नहीं होते, उनमें नोज़ नहीं होता, उनमें हार्ट नहीं होता, तो उनमें कोई प्रॉपर ऑर्गन्स ना होने की वजह से जो प्लांट्स में गैसेस का तबादला होता है वो कुछ स्पेशल ओपनिंग्स के ज़रिए से होता है, जिनका नाम होता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जैसे कि स्टोमेटा, लेंटिसल्स और क्यूटिकल लेयर। ये तीनों लेयर जो है गैसेस की एक्सचेंज में प्लांट्स को फैसिलिटेट करती हैं, हेल्प करती हैं। बेटा, प्लांट्स को स्पेशल ओपनिंग्स के अलावा भी प्लांट्स को अपनी लाइफ में दो तरह की डबल सिचुएशन फेस करना पड़ती है। वो डबल सिचुएशन क्या होती है? वो डबल सिचुएशन है, एक तो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और दूसरा है प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन 24 आवर होती है, सारा दिन होती है, सारी रात होती है, मतलब कि प्लांट सांस लेते रहते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो जस्ट ड्यूरिंग डे टाइम होता है, ड्यूरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है। ठीक है, लेकिन अब डबल सिचुएशन प्लांट कैसे फेस करते हैं? प्लांट्स डबल सिचुएशन ऐसे फेस करते हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज इनसाइड देयर बॉडी एंड ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के तौर पे पैदा करते हैं, उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं और एक एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन होती है उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरह से, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ डे टाइम होता है। एट नाइट क्या होता है कि कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना होने की वजह से अब प्लांट्स में खुद ब खुद ऑक्सीजन नहीं बन रही। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे, लाइक वी डू, जैसे हम करते हैं। तो इस तरह से प्लांट जो है वो नाइट को क्या करते हैं, जस्ट रिस्पायरेशन करते हैं, जबकि डे टाइम वो दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड करते हैं, रिस्पायरेशन भी और फोटोसिंथेसिस भी। इस तरह प्लांट्स जो है वो डबल सिचुएशन को फेस करते हैं। उसके अलावा प्लांट्स में जैसे कि मेच्योर प्लांट्स होते हैं और वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी ट्रीज होते हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशल पोर्स पाए जाते हैं। उन स्पेशल पोर्स का नाम होता है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स पाए जाते हैं वुडी प्लांट्स के अंदर, और ये वो यानी कि मेच्योर रूट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, जिनके जरिए से प्लांट्स गैसेज का तबादला करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेटिक लाइफ में एग्जिस्ट करने वाले प्लांट्स कैसे गैसेज का तबादला करते हैं। इक्वेटिक मतलब पानी होता है, तो डेफिनेटली पानी के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करते हुए प्लांट्स अपना गैसेज का तबादला करते हैं, उससे पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट्स जो है वो अपना गैसेज एक्सचेंज मुकम्मल करते हैं। इस टॉपिक के बाद बेटा आपका एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जिसको नाम दिया जाता है गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इंसानों में गैसेज का तबादला कैसे होता है? इंसानों में गैसेज का तबादला आप खुद भी समझ सकते हैं कि अपने आप के ऊपर अप्लाई करके कि हम किस तरह से सांस लेते हैं। हमें सांस लेने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनको नोज यानी कि नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। ये जो नाक के दो सुराख होते हैं इनको नॉस्ट्रल्स कहा जाते हैं, दोनों ओपनिंग्स को। और नॉस्ट्रल्स जो होते हैं इनके अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, हेयर और म्यूकस। हेयर का काम होता है हवा को फिल्टर करना, म्यूकस का काम होता है टू मॉडरेट द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंटल एयर। हवा की जो एनवायरमेंटल एयर होता है उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक मेंटेन करना, ये हमारे नाक के अंदर मौजूद सिक्रीशन म्यूकस का काम होता है। तो इस तरह से नॉस्ट्रल्स के बाद वो जो हवा हम नॉस्ट्रल्स या मुंह के जरिए से भी हवा इनहेल की जाती है, वो जाती है हमारे गले में, जिसको नाम दिया जाता है फेरेंक्स। फेरेंक्स के नीचे एक ओपनिंग होती है जिसको नाम दिया जाता है ग्लोटिस। एक्चुअली यहाँ से फेरेंक्स के बाद स्टार्ट हो जाता है लैरिक्स स्टार्ट हो जाता है। लैरिक्स के टॉप के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको नाम दिया जाता है ग्लोटिस, यानी कि द टॉप ऑफ द अपर सरफेस ऑफ लैरिक्स इज कॉल्ड ग्लोटिस।
ग्लोटिस के ऊपर बेटा एक कार्टिलेज का बना हुआ एक मस्कुलर एक ग्लैंडुलर एक लेयर होती है, एक टिश्यू होता है, उसका नाम होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम होता है कि ये फूड पार्टिकल्स को एयर पैसेज में यानी कि ट्रैकिया के अंदर नहीं जाने देता। अब ग्लोटिस के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स को दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, आलय स्रोत यानी कि आवाज़ पैदा करने वाला आला। आलय स्रोत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आवाज़ पैदा करता है। आवाज़ क्यों? आप यहाँ पे फील कर सकते हैं, अपनी उंगलियों को यहाँ पे रख के आपको यहाँ पे वाइब्रेशन फील होती है। ये वाइब्रेशन एक्चुअली वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिंक्स के ऊपर होती है। जब भी आप बोलते हैं या बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो हवा अंदर दाखिल होती है और फेफड़ों की आवाज़ जो है वो लंग्स की आवाज़ जो बाहर निकलने की कोशिश करती है। दोनों हवाएं एक्सटर्नल एंड इंटरनल एयर आपस में अटैच करती हैं, उनसे टकराने से आवाज़ पैदा होती है और ये आवाज़ कौन पैदा करता है? वॉइस बॉक्स। फिर उस वॉइस को हमारे चीक्स और हमारी टंग कुछ ऐसे रोल आउट करती है कि वो चीक कन्वर्ट हो जाती है स्पीच के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं कन्वर्जन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ स्पीच फ्रॉम साउंड। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये लैरिंक्स से आवाज़ आपको होती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया का दूसरा नाम होता है विंड पाइप यानी कि हवा की नाली। अब इस विंड पाइप से आवाज़ आती है ब्रोंकाई के अंदर, यानी कि अगर नोज से हवा दाखिल होती है तो वो सीधा एक जाती है विंड पाइप के अंदर। ये एरिया जिसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है बेटा? ट्रैकिया की लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। अब ये आगे ये 12 सेंटीमीटर जो पार्ट है ये ट्रैकिया कहलाता है, जो कन्वर्ट हो जाता है दो डक्ट्स के अंदर, जिसको नाम दिया जाता है ब्रोंकाई का। अब ये दोनों पार्ट्स ब्रोंकाई कहलाती है, जो आगे ओपन होती है लंग्स के अंदर। अब ये लंग्स का नेक्स्ट पोर्शन शुरू हो जाता है लंग्स का। अब इस लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई है ये मज़ीद डिवाइड हो जाती है आगे मज़ीद छोटी डक्ट्स में, जिसको नाम दिया जाता है ब्रोंक्यूल्स। एक ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है और ये दो ब्रोंकाई जो है ये मज़ीद आगे लेफ्ट और राइट लंग्स में इंसर्ट होती हैं। उसके बाद ये ब्रोंकाई छोटी डक्ट्स में ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल जो ये मज़ीद छोटी डक्ट्स में यानी कि एल्वुलर डक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और एल्वुलर डक्ट्स आगे ग्रेव्स लाइक स्ट्रक्चर यानी कि वो कुछ यूं स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिनको नाम दिया जाता है एल्वुलाई। क्या नाम दिया जाता है? एल्वुलाई। एल्वुलाई की डेफिनेशन आपसे कोई पूछता है तो आप ये बताएंगे, these are the sacs like structure inside the these are the sacs like structure inside the lungs या functional organs of the lungs, जो sac like यानी स्ट्रक्चर जो थैलियाँ होती हैं जिनको ब्लड कैपिलरीज में कवर किया होता है ताकि यहाँ पे गैसेस का तबादला किया जा सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैस एक्सचेंज। और ये गैस एक्सचेंज होता है यानी कि गैस एक्सचेंज एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कहाँ पर होती है? इंसानों में एल्वुलाई के अंदर गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। और इस तरह से हम पूरा जो प्रोसेस गैस एक्सचेंज का इंसानों में देखते हैं। अब एयर पैसेजवे के बाद हम ये देखते हैं कि ये मैकेनिज्म होता कैसे है। ये एक अलग आपके पास ये किसके जरिए से होता है एयर पैसेजवे का प्रोसेस? एयर पैसेजवे का प्रोसेस डेफिनेटली स्पेशल ऑर्गन जिनको नाम दिया जाता है लंग्स के जरिए से होता है, फेफड़ों के जरिए से होता है। फेफड़े हम जानते हैं कि हमारी पसलियों के अंदर रिब केज के अंदर प्रोटेक्ट होते हैं, और रिब केज की तादाद क्या? रिब केज के अंदर पसलियों की तादाद होती है 12 पेयर यानी कि 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। और उनके अंदर क्या होता है कि अब ये चेस्ट रीजन होता है जहाँ पे पसलियाँ पाई जाती हैं, रिब्स पाई जाती हैं, उसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर बनती है जिसको नाम दिया जाता है डायफ्राम। डायफ्राम की डेफिनेशन है अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर बीनीथ द लंग्स इज कॉल्ड डायफ्राम। ठीक है, यानी कि लंग्स के नीचे जो डोम शेप स्ट्रक्चर, ये लंग्स है, इनके नीचे ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर बनती है बेटा, इस डोम शेप स्ट्रक्चर का नाम होता है डायफ्राम। और इसका काम होता है ये हवा को बाहर की तरफ पुल करती है, और ये बाद में रिलैक्स होकर हवा को बॉडी के अंदर सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करते हैं। ये काम होता है डायफ्राम का। इसका काम होता है हवा को बाहर की तरफ पुल करना। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर के अंदर जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में आप जानते हैं कि ये मैकेनिज्म किस तरह से होता है, उससे कुछ मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जिनको आप लाजमी हाईलाइट करेंगे। तो अगर ये कोई पॉइंट आप स्किप कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके लॉन्ग क्वेश्चन के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और वो क्या है? सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ इंस्पिरेशन। टेकिंग इन एयर इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हवा को बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है उसको इंस्पिरेशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन में आप जिक्र करेंगे कि थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट रीजन और डायफ्राम की क्या मूवमेंट होती है
ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, तभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एक्सपिरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एयर, हवा का जिस्म से बाहर खारिज करना। इसमें भी आप थोरेसिक कैविटी और डायफ्राम के मूवमेंट का जिक्र करेंगे। अब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों जो प्रोसेस है ये क्यों होते हैं, या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग स्टार्ट क्यों होता है, ये डेफिनेटली इसको कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद एक खास सेंटर जिसको नाम दिया जाता है रिस्पायरेटरी सेंटर। रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन, इसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है और ये सांस लेने के दौरान पैदा होने वाली जो रिक्वायरमेंट होती है, इनके प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, उसको ये रेगुलेट करता है। कब? जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, कार्बन ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, उसको ये रेगुलेट करता है। तब ये हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत पैदा कर देता है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, जिसके लिए हम जो है हवा से बाहर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन। और इसके अलावा इस लॉन्ग क्वेश्चन में अब लाजमी एडिशन करेंगे किन चीज़ों का, ब्रीथिंग रेट का, कि नॉर्मल लेवल पर हमारा ब्रीथिंग रेट क्या होता है। डेफिनेटली 16 to 20 पर मिनट हम सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर, लेकिन ड्यूरिंग एनी हार्ड एक्सरसाइज या किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज में जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाता है, वो हो जाता है 30 to 40। ये भी आप इसमें लाजमी मेंशन करेंगे, तभी आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा। तो इसके अलावा इस चैप्टर का जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। याद रहे ये कभी भी कंप्लीट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि इसमें अलग अलग पार्ट्स पूछे जाएंगे। लाइक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं किसको है, सांस लेने के दौरान पैदा होने वाली रुकावटों का नाम होता है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर्स में, बीमारियों में जो पहली बीमारी है वो है ब्रोंकाइटिस। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। और ब्रोंकाइटिस कहते हैं द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का सूज जाना, स्वेल हो जाना, ये ब्रोंकाइटिस कहलाता है। इसकी वजह बैक्टीरिया, केमिकल, वायरस और कोई भी स्मोक इरिटेंट्स हो सकते हैं, लाइक टोबैको स्मोक, सिगरेट स्मोक, इसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकती है। इसकी दो मेजर काजेज हैं, दो इसकी टाइप्स हुई। पहली टाइप हमारे पास एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरी हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसमें आप ये बताते हैं कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस एक माइनर लेवल पे, कम लेवल पे पाई जाने वाली ब्रोंकाइटिस की टाइप है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों तक रहती है, जबकि क्रोनिक एक खतरनाक कंडीशन है जो 1 साल से 2 साल तक पेशेंट के अंदर रहती है। याद रहे कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस का बॉडी के ऊपर कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, जबकि क्रोनिक जो है बॉडी के ऊपर कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट छोड़ जाती है, मतलब कि और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा आप इसके कुछ सिम्टम्स देखेंगे। याद रहे कि ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, नमोनिया, एस्थमा, ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें आपको 3 चीज़ों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है बेटा, कि व्हाट इज़ दिस, ये बीमारी है क्या, अगर वो ब्रोंकाइटिस है तो क्या है, अगर वो एम्फीसीमा है तो क्या है, अगर वो नमोनिया है तो क्या है, अगर वो एस्थमा या एज़मा है तो ये क्या है, आप ये बताएंगे। नंबर 2 आप उसके बताएंगे कि उसकी काजेस क्या है। नंबर 3 आप उसका बताएंगे कि उसकी सिम्टम्स क्या है। नंबर 4 आप बताएंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, ये 4 चीज़ें बताने पर आपको इस क्वेश्चन के 4 नंबर पूरे मिलेंगे, अदरवाइज आपको इक्वल मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर किसी की डायग्राम है तो वो डायग्राम भी आप लाजमी मेंशन करेंगे, डायग्राम भी लाजमी बनाएंगे। एम्फीसीमा एक और बीमारी है जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन दी वॉल्स ऑफ एल्वेलाई, यानी एल्वेलाई की दीवारों का फट जाना, एल्वेलाई की दीवारों का टूटना। ये भी सेम उन्हीं इरिटेंट्स की वजह से होती है। और इसके अलावा इसकी काजेस भी देखेंगे आप और सिम्टम्स भी देखेंगे। याद रहे कि एम्फीसीमा का जब तक पेशेंट को पता चलता है तब तक वो अपना 50 से 70% तक अपने लंग्स, अपने फेफड़े खो चुका होता है, ख़त्म हो चुके होते हैं। उसके बाद जाके हमें पता चलता है। इसमें सांस लेने और थूकने जो खांसी आती है, उस खांसी के साथ पेशेंट को ब्लड भी आता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि उसे कोई क्रिटिकल डिजीज़ है, दैट इज कॉल्ड एम्फीसीमा। उसके अलावा एक और नेक्स्ट टॉपिक आपका नमोनिया। नमोनिया की कॉज एक बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया इंसानों के अंदर जो बीमारी फैलाता है, अगर ये दो इसकी वजह से दोनों लंग्स डिफेक्टेड हो, उसको नाम दिया जाता है डबल नमोनिया का। अब ये डबल नमोनिया, ये नमोनिया जो है इसकी काजेस भी क्या होते हैं, कोई वायरस है, बैक्टीरिया है और कुछ केमिकल इरिटेंट्स हैं। ठीक है जी। उसके अलावा अगर इसको एक्चुअली कहा क्या जाता है, नमोनिया को कहा जाता है इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स का इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। और इसके लिए इलाज के लिए भी वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स मार्केट्स में अवेलेबल है। अब उसके बाद है एस्थमा। एस्थमा इज अ टाइप ऑफ एलर्जी, एलर्जी की टाइप्स है। इस बीमारी के अंदर पेशेंट्स की काजेस जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं
और कासेस के साथ जब कासेस डिफरेंट हैं तो डेफिनेटली सिम्टम्स भी हर पेशेंट के अंदर डिफरेंट होती हैं। तो ये बेटा 4 तरह के डिसऑर्डर्स हैं, एस्थमा, नमूनिया, एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस, जिनको आप लाजमी देखेंगे वन बाय वन। ये अलग एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये कभी भी कंप्लीट नहीं आएगा कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर नहीं आएगा। इनमें से या तो 2 पूछी जाएंगी या फिर आपसे सिंगल एक ही पूछा जाएगा। लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, दैट इज बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। इसमें आप बताएंगे कि व्हाट इज स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या होती है। आप जानते हैं कि सिगरेट पीना, ये टोबैको स्मोक करना इज कॉल्ड स्मोकिंग, और ये इंजीरियस टू हेल्थ है, सेहत के लिए नुकसानदेह भी है। और इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है डायरेक्ट स्मोकिंग और एक होती है पैसिव स्मोकिंग या इनडायरेक्ट स्मोकिंग। डायरेक्ट स्मोकिंग होती है कि किसी पेशेंट का, किसी पर्सन का डायरेक्ट सिगरेट स्मोक करना, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट स्मोकिंग। बट अगर उसके वो साथ बैठा हुआ पर्सन धुआं इनहेल कर रहा है, स्मोक इनहेल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्मोकिंग, या जिसको हम पैसिव स्मोकिंग भी कहते हैं। और इसके अलावा स्मोक के अंदर आप इसके अंदर जो दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग के अलावा, वो दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है निकोटीन। आप बताएंगे क्या होता है। ये एक हार्मफुल पॉइजन होता है जो टोबैको स्मोक के अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, लाइक 4000 किस्म की कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं, जिसमें से 50 टाइप्स इसमें पाए जाते हैं टोबैको स्मोक के अंदर पाए जाते हैं। और इस तरह से आप ये भी बताएंगे कि बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है क्या। और ये इफेक्ट जो है वो ज़्यादातर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर होते हैं, हमारे टीथ पर होते हैं, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर पाए जाने वाले लंग्स कैंसर या बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर जो पैदा होने वाले कैंसर है, उसकी भी वजह जो है वो स्मोकिंग हो सकती है। ठीक है बेटा, याद रहे कि सिगरेट स्मोकिंग का मतलब ये नहीं है कि सिगरेट स्मोकिंग ही कैंसर की वजह है, ये जस्ट एक काज है। इसका मतलब ये कि हरगिज़ नहीं है कि हर सिगरेट स्मोकर जो वो कैंसर का बायस बन सकता है। तो इसको भी आप लाजमी अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमारे जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, ब्रोंकाइटिस और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग शामिल है, और मैकेनिज्म गैसेस चेंज प्लॉट्स भी आपके पास लॉन्ग में आ सकता है। बेटा ये हमारा आज इस लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया है। इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।